हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस लेक्चर में हम नवीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। एमपीपीएससी हम डिस्कस कर रहे हैं। एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसके अंतर्गत हम यूनिट नंबर 4, आपने सिलेबस देखा होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना जरूरी है दोस्तों। तो यूनिट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, भारत एवं विश्व का भूगोल। उसके अंतर्गत परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने एक लेक्चर डाले जिसमें विश्व के प्राकृतिक संसाधन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर और हम एमपीपीएससी की बहुत सारी यूनिट डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर डाल चुके हैं। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, वहां जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करेंगे ज्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों। तो देखिए, हमको परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ऊर्जा क्या है, एनर्जी है क्या आखिर में एनर्जी। तो देखिए दोस्तों, एनर्जी क्या होती है? शारीरिक अथवा मानसिक रूप से सक्रिय रहने के लिए आवश्यक शक्ति और क्षमता ऊर्जा कहलाती है। सक्रिय रहने के लिए आवश्यक शक्ति और क्षमता ऊर्जा कहलाती है। विशुद्ध भौतिक विज्ञान की शब्दावली के अनुसार, अगर फिजिक्स की शब्दावली के अनुसार हम देखें तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा कहलाती है फिजिक्स के हिसाब से। ऊर्जा प्रदान करने वाले स्रोत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जो हमको एनर्जी देते हैं, जो संसाधन हमको एनर्जी देते हैं, रिसोर्सेस हमको एनर्जी देते हैं, उनको संसाधन कहते हैं दोस्तों। मानव जीवन की लगभग सभी भौतिक आवश्यकताएं ऊर्जा पर ही निर्भर होती है। ऊर्जा पर ही निर्भर होती है दोस्तों। जितनी भी भौतिक आवश्यकताएं हैं वो सब ऊर्जा पर ही निहित होती है। जिस प्रकार विभिन्न शारीरिक गतिविधियों एवं मानसिक सक्रिय हेतु मनुष्य को भोजन के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार सभी प्रकार के उपकरण, यंत्रों, मरीजों के संचालन, मशीनों है वो मशीनों के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है दोस्तों। मशीनों के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब बात करेंगे हम ऊर्जा के संसाधन क्या होते हैं, एनर्जी रिसोर्सेस। तो वे पदार्थ अथवा स्रोत जिससे ऊर्जा प्रदान होती है, वे पदार्थ अथवा स्रोत जिससे ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे ऊर्जा संसाधन कहते हैं दोस्तों। संसाधन की सीमितता एवं पुनर्निर्माण में लगने वाले समय के आधार पर ऊर्जा संसाधन को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और एक है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, जिसे नवकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं हिंदी में, और गैर नवकरणीय ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। तो ये दोनों के बारे में हमको डिस्कस करना है दोस्तों। यहाँ से एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में, एमसीक्यू के रूप में पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए, ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण किया गया है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। नवकरणीय ऊर्जा संसाधन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कौन सी है? सौर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव भार और जैव ईंधन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है दोस्तों। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस देखेंगे, गैर नवकरणीय ऊर्जा, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, डामर, ये सब जो बनते हैं दोस्तों, जिससे सड़कें बनाई जाती है, ये सब पेट्रोलियम जो निकलता है उसी से बनते हैं। प्राकृतिक गैस, सेल गैस, नाभिकीय ऊर्जा, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इनको डिटेल में हम आगे डिस्क्राइब करने वाले हैं, बस वीडियो को पूरा देखिए। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे नवकरणीय ऊर्जा। नवकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। ऐसे ऊर्जा संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में विद्यमान है तथा जिनका प्रकृति द्वारा स्वतः एक लगातार पुनः भंडार किया जा सकता है। नया करणीय ऊर्जा यानी नवकरणीय ऊर्जा यानी जो नए हैं, उपयोग के कारण भी पूर्ण रूप से खत्म न होने के विशिष्ट गुण के कारण उन्हें अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। अक्षय ऊर्जा क्यों कहते हैं? अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है अविनाशी ऊर्जा जो खत्म नहीं हो सकती। अक्षय का मतलब होता है अविनाशी। अक्षय का मतलब होता है अविनाशी ऊर्जा जो खत्म नहीं होगी कभी, जो कभी खत्म नहीं होगी उसे ही बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, जो नई है। इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जो बाद में शामिल हुए हैं, जिसके बारे में हमको बाद में जानकारी मिली। जैसे सूर्य के प्रकाश से हम बिजली बना रहे हैं, तो एनर्जी बना रहे हैं, तो ये हमको बाद में पता चला कि सूर्य के प्रकाश से भी हम एनर्जी बना सकते हैं। तो नवकरणीय है यानी नए वाले हैं, जिससे बाद में पता चला, है ना। तो समझ में आ गया, उसके उसको अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। अक्षय का मतलब अविनाशी ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होगी। बहुत आसान है।
नवकरणीय ऊर्जा संसाधन के उपयोग में पर्यावरण प्रदूषित कम होता है। देखो, इससे जब हम एनर्जी बनाते हैं दोस्तों, बिजली बनाते हैं ना, तो उससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। बायोमास ऊर्जा का आंतरिक प्रदूषण में प्रयोग योगदान है। सिर्फ एक ही ऐसी बायोमास ऊर्जा है जो नवकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल है, बायोमास, जिससे आंतरिक प्रदूषण होता है दोस्तों, जिससे आंतरिक प्रदूषण होता है। अब हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि वो कैसे बनाई जाती है, उसकी क्या लाभ हैं, उनकी क्या कमियां हैं, ये सब चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव भार, जैव ईंधन, हाइड्रोजन ऊर्जा, ये सबको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों बारी बारी से। तो बात करेंगे हम सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा एक प्रकार का गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है ना, नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इसके बारे में याद रखना है। सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। सूर्य का प्रकाश एक स्वच्छ और कभी न समाप्त होने वाला ऊर्जा स्रोत है। मुख्यतः कर्क और मकर रेखा के मध्य 200 में सौर ऊर्जा की उपयोग की सीमाएं संभावनाएं विद्यमान है। सबसे ज़्यादा संभावनाएं कर्क और मकर रेखा में के बीच में ही है। इस दृष्टि से भारत की भौगोलिक स्थिति अत्यंत अनुकूल है। सौर ऊर्जा के लाभ देख लेते हैं, क्या क्या लाभ है। यह गैर प्रदूषणकारी होता है, यानी प्रदूषणकारी है, यानी प्रदूषित नहीं होता, प्रदूषण नहीं करता। जो उपयोग के दौरान किसी प्रकार का हानिकारक प्रदूषण, हरित ग्रह प्रभाव यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करता। यह जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रभाव मूल्य को उतार चढ़ाव से भी मुक्त रखता है। उतार चढ़ाव से भी मुक्त रखता है दोस्तों, उतार चढ़ाव से ही मुक्त रखता है। देखिए इसकी कमियां क्या क्या है तो देख लेते हैं। इसकी कमियां देखिए, सौर ऊर्जा के संरक्षण की तकनीक बहुत अधिक विकसित नहीं हुई है, अभी बहुत अधिक विकसित नहीं हुई है इसकी तकनीक। और ये 365 दिन उपलब्ध नहीं रहता, जैसे बरसात में, वर्षा ऋतु के टाइम पे सीजन वाइज इसकी है। तो ये समझ गए, आपको कमियां देख सकते हैं आप, बहुत आसान है। कमियां के बाद देखिए क्या है, और ये इसकी विधि निर्माण यानी विद्युत निर्माण की विधियां देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले सौर फोटोवोल्टिक विद्युत, एक सौर फोटोवोल्टिक विद्युत होता है जिसको सौर पैनल भी कह सकते हैं हम। सौर पैनल आपने देखा होगा गांव में, खेतों में, घरों में लगा रहता है, जिसे जो प्लेट रहती है ना, सौर सेल, सौर बैटरी होती है ना। तो देखिए इसके अंतर्गत विकिरण को सौर फोटोवोल्टिक सेलों के द्वारा अवशोषित करके धारा, विद्युत धारा के निर्माण किया जाता है और सीधे प्रयोग किया जाता है, अथवा बाद में इसका प्रयोग संग्रहित बैटरियों के संग्रहित किया जाता है। वर्तमान में सौर फोटोवोल्टिक सेलों का प्रयोग घरों में, मार्गों में, खेतों की सिंचाई हो गया, पंप वंप में किया जा रहा है। तो समझ में आ गया, बहुत आसान है दोस्तों। सौर तापीय विद्युत होता है एक, सौर तापीय विद्युत। ये 2 चरणों में इसको संपन्न किया जाता है। पहले चरण में सौर ऊर्जा को संग्रहित एकत्रित करके उसका उपयोग जल अथवा पिघले हुए नमक को गर्म करके किया जाता है और परिणाम स्वरूप वाष्प का निर्माण होता है। और दूसरे चरण में वाष्प से टरबाइन द्वारा इंजन को चलाकर विद्युत का निर्माण किया जाता है। जो वाष्प होती है दोस्तों, वाष्प के द्वारा टरबाइन अथवा इंजन को चलाकर विद्युत का निर्माण किया जाता है। तो समझ में आ गया, हमने लाभ देखे, कमियां देखे। विद्युत निर्माण तो 2 प्रकार के हैं, एक सौर फोटोवोल्टिक विद्युत और दूसरा सौर तापीय विद्युत। तो तापीय विद्युत में वाष्प से किया जाता है, याद रखना है। और ये तो प्लेट होती है, सोलर सेल है ना, जिसको सौर फोटोवोल्टिक विद्युत कहा जाता है। तो बहुत आसान है। तो सौर ऊर्जा समझ में आ गया। सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, हमने लाभ पढ़े, कमियां पढ़े और विधियां पढ़ ली, बस इतना ही है इंपॉर्टेंट। तो सौर ऊर्जा एक प्रकार की कैसी ऊर्जा है, तो ये जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इसके बाद बात करेंगे हम पवन ऊर्जा की दोस्तों। ये पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा का, जो बाद में विकसित हुआ है। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा। पवन नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसकी गतिज ऊर्जा को पवन चक्कियों से जुड़ी टरबाइन द्वारा, जो गतिज ऊर्जा को पवन चक्कियों से जुड़ी टरबाइन के द्वारा यांत्रिकी में और यांत्रिकी ऊर्जा को जनरेटर की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। समझ में आ गया। गतिज ऊर्जा को पवन चक्की से जुड़ी टरबाइन, नीचे टरबाइन लगी रहती है, टरबाइन द्वारा यांत्रिकी ऊर्जा में तथा यांत्रिकी ऊर्जा को जनरेटर की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
चीन हो गया, जापान, डेनमार्क, अमेरिका, स्पेन भारत का कुल ऊर्जा का 80% उत्पादन करता है। भारत के कुल ऊर्जा का 80% उत्पादन करता है दोस्तों, 80% उत्पादन करता है। और पवन चक्कियों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। जो डेनमार्क देश है उसको पवन चक्कियों का देश कहते हैं। और भारत में सर्वाधिक पूछा, भारत में सर्वाधिक पवन चक्कियां गुजरात और तमिलनाडु में पवन ऊर्जा के सबसे अधिक क्षमता है दोस्तों। देश में सर्वाधिक पवन टरबाइन तमिलनाडु में मुपंडल पेरुगुड्डी कन्याकुमारी के निकट स्थापित किया गया है। कभी आपको अगर क्वेश्चन पूछा पेरुगुड्डी देश में पवन चक्कियां किस राज्य में है तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में जगह का नाम है मुपंडल पेरुगुड्डी, मुपंडल पेरुगुड्डी कन्याकुमारी के निकट स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र का सतारा जिला पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। जो महाराष्ट्र में सतारा जिला है दोस्तों वो पवन ऊर्जा के संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु यहाँ पर 500 टावर लगाए गए हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें हम तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ देवास में है। हम मध्य प्रदेश की एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ये पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ देवास में है। और पवन चक्कियों से सर्वाधिक सिंचाई का काम इंदौर में होता है। देवास के किनारे इंदौर, तो पवन चक्कियों से सिंचाइयाँ होती हैं इंदौर में, लेकिन सर्वाधिक पवन चक्कियाँ मध्य प्रदेश के देवास जिले में, ये याद रखना है। समझ में आ गया। भारत में सर्वाधिक पूछेगा तो तमिलनाडु, गुजरात और तमिलनाडु में होता है, लेकिन सर्वाधिक तमिलनाडु में है। और सतारा जिला भी पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए फेमस है महाराष्ट्र का। तो ये समझ आ गया। इतना यहीं से इतना ही याद रखो बस। तो पवन ऊर्जा कैसा है तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अब बात करेंगे जल विद्युत यानी हाइड्रो एनर्जी की। तो हाइड्रो एनर्जी बहुत आसान है। ये भी टरबाइन, हाइड्रो एनर्जी हमने पढ़े, टरबाइन के ऊपर ऊंचाई से जल प्रवाहित करते हुए टरबाइन द्वारा जल की गतिज ऊर्जा को, जो जल की गतिज ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया जाता है। जो विद्युत जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया जाता है। यह सस्ता स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, पर्यावरण अनुकूल है, अर्थात इसके उत्पादन में हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं होता। इसका मतलब अच्छा है। तो जल विद्युत जो है, जल विद्युत ये भी एक प्रकार का गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों। और विश्व में कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/4 भाग जल विद्युत से होता है। जल विद्युत से होता है। समझ में आ गया। जल विद्युत से होता है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजना संचालित है जो जल विद्युत परियोजना उत्पन्न करती है, जैसे भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या परियोजना इत्यादि। तो समझ में आ गया। बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। भाखड़ा नागल बांध जो पंजाब में है, सब ये पूरे याद रखना है, क्वेश्चन बन जाते हैं। समझ में आ गया। जल विद्युत। इसके बाद बात करेंगे हम महासागरीय ऊर्जा की। तो महासागरीय ऊर्जा दोस्तों, तो महासागरीय ऊर्जा यानी ओशियन एनर्जी से भी विद्युत बनाई जाती है। तो किस प्रकार बनाई जाती है उसको देखते हैं। देखिए, पृथ्वी की सतह से लगभग 70% भाग पर महासागर का विस्तार है। हमने पढ़े 71% भाग पर महासागर का विस्तार है। जो ऊर्जा के वृहद भंडार हैं, जो ऊर्जा के वृहद यानी बहुत बड़े भंडार हैं। यद्यपि अब तक इनकी संभावित क्षमता का समुचित उपयोग नहीं हो पाया है। महासागरीय ऊर्जा के विभिन्न रूप जो निम्न प्रकार के हैं। एक होता है तरंग ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा जो ज्वार और भाटा आता है, और एक धारा ऊर्जा जो धाराओं से बना सकते हैं। तो देखिए तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तरंग ऊर्जा की। देखो, तरंग ऊर्जा जिसको वेव एनर्जी कहते हैं, समुद्र में उत्पन्न लहरों की गतिज ऊर्जा को टरबाइन की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। भारत में तटीय क्षेत्रों में तरंग ऊर्जा की संभावना क्षमता 40,000 मेगावाट है दोस्तों। 40,000 मेगावाट है। समझ में आ गया। इसलिए वेव यानी तरंग लहरों की गतिज ऊर्जा को टरबाइन की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। अब बात करेंगे ज्वारी ऊर्जा, जिसे टाइड एनर्जी कहते हैं। आपने ज्वार और भाटा का नाम तो सुना होगा, है ना। जो ऊपर उठता है पानी की लहरें उसे ज्वार कहते हैं, और जब पानी की लहरें नीचे जाती है उसे भाटा कहा जाता है। तो यहाँ पे ज्वारी, तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर महासागर में प्रति 12 घंटे ज्वारी चक्र उत्पन्न होते हैं।
प्रति 12 घंटे ज्वारीय चक्र उत्पन्न होते हैं। इस दौरान आपने ज्वार और भाटा का नाम सुना होगा दोस्तों, वही है ये। तो चंद्रमा के गुरुत्व आकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर स्थित महासागर में प्रति 12 घंटे ज्वारीय चक्र उत्पन्न होता है। प्रति 12 घंटे के अंतराल में ज्वारीय चक्र उत्पन्न होता है। इस दौरान समुद्री जल एक बार ऊपर उठता है और एक बार नीचे जाता है। एक ऊपर उठता है उसको बोलते हैं ज्वार, और जो नीचे आता है उसको बोलता है भाटा। तो ज्वार और भाटा समझ में आ गया, जिन्हें क्रमशः उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार कहा जाता है। जो ऊपर उठता है उसको उच्च ज्वार, नीचे जाता है उसको निम्न ज्वार कहा जाता है। निम्न ज्वार से उच्च ज्वार के मध्य समुद्री जल की ऊंचाई होने वाला परिवर्तन जल की स्थगित ऊर्जा का स्रोत होता है। यहां समझिए इस बात को, निम्न ज्वार से उच्च ज्वार के मध्य समुद्री जल की ऊंचाई में होने वाले परिवर्तन जल की स्थितिज ऊर्जा स्रोत होता है। परंपरागत जलाशय में जल विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया के समान ही उच्च ज्वार के समान समुद्री जल एक बैराज के रोक लिया जाता है। निम्न ज्वार के समान उसे टरबाइन से होकर गुजारा जाता है। निम्न ज्वार के समय उसे टरबाइन से होकर गुजारा जाता है। जो टरबाइन लगे होते हैं दोस्तों, जब पानी नीचे आता है तो निम्न ज्वार के समय उसे टरबाइन से होकर गुजारा जाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ज्वारीय ऊर्जा से पर्याप्त मात्रा में विद्युत उत्पादन करने के लिए उच्च ज्वार की ऊंचाई निम्न ज्वार के न्यूनतम 5 मीटर अधिक होना चाहिए। जो ऊंचाई है 5 मीटर अधिक होनी चाहिए। भारत में गुजरात तट पर खंबात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा के विद्युत उत्पादन की संभावना है। तो कहाँ पे? गुजरात के पास जो खंबात की खाड़ी है, भारत में एक वहाँ पे संभावनाएं हैं, वहाँ पे ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा बनाई जा सकती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और जल्दी जल्दी फटाफट से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम धारा ऊर्जा, जिसको करंट एनर्जी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो इसको एक दिशा में प्रभावित होने वाली महासागरी जल को महासागरी जल धारा कहते हैं। महासागरी जल धारा समझ में आ गया। उदाहरण के तौर पर गल्फ स्ट्रीम और हमबोल्ट, ये यहां से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों डायरेक्ट। ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा से याद रखना है, ये गर्म जलधारा है। इस जलधारा को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है दोस्तों। इस जलधारा को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। यह एक गर्म जलधारा है। उसके बाद बात करेंगे हम हमबोल्ट की जलधारा। हमबोल्ट की जलधारा को पेरू की जलधारा भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है पेरू की जलधारा, और ये एक ठंडी जलधारा है दोस्तों। ये एक ठंडी जलधारा है, तो याद रखना है। समुद्री ज्वार के कारण भी महासागरी धाराएं उत्पन्न होती है। समुद्र के भीतर टरबाइन लगाकर इन धाराओं की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है ना। इन धाराओं की गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो धारा समझ में आ गया, धारा से भी बिजली बना रहे हैं। अब देखिए अगला, महासागरी तापी ऊर्जा रूपांतर। महासागरी तापी ऊर्जा रूपांतर इस तकनीक द्वारा समुद्र की सतह से निकट तक ताप भिन्नता का उपयोग कर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। गर्म जल का प्रवाह महासागरी तापी ऊर्जा रूपांतर गैस चेंबर में होने से गैस द्वारा समुद्र की उष्मा का अवशोषित किया जाता है, जिस कारण गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। इस गतिज ऊर्जा के कारण टरबाइन के चलने से विद्युत का उत्पादन होता है। टरबाइन के चलने से विद्युत का उत्पादन होता है। भारत में अवस्थित विषुवत रेखा के समीप होने के कारण भारत की स्थिति विषुवत रेखा के समीप होने के कारण वर्ष भर जल का तापमान अधिक रहता है, जिससे समुद्री ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। तो समझ में आ गया, महासागरी तापी ऊर्जा रूपांतर, जो ताप है वो ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, तो इसके द्वारा भी बनाया जाता है दोस्तों। अब अगला है भूतापी ऊर्जा। तो इसके बारे में समझिए कि ये है क्या। भूतापी ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न ताप का प्रयोग करके, पृथ्वी की आंतरिक भाग में उत्पन्न ताप का प्रयोग करके
उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापी ऊर्जा कहते हैं। भू का मतलब हो गया भूमि, भूमि के अंदर ताप से ऊर्जा बना रहे हैं, उसे ही बोलते हैं भूमि। भूमि उसे ही बोलते हैं भूतापी ऊर्जा कहते हैं। जब पृथ्वी के अंदर भाग में मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा मुक्त होती है। इस तापी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, उसे ही बोलते हैं दोस्तों तापी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे ही बोले हैं भूतापी ऊर्जा। इसके अतिरिक्त गीजर, गर्म जल का प्राकृतिक स्रोत से निकलने हुए गर्म पानी से भी तापी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसे एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित किया जा सकता है। भूतापी ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में आई क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ साथ पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान बढ़ जाता है। जहां भूतापी अंतर अधिक होता है वहां कम गहराई पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों की स्थिति भूमिगत जल चट्टान के ऊष्मा से अवशोषित कर गर्म हो जाती है तथा पृथ्वी की सतह की ओर उठते हुए वाष्प में परिवर्तन हो जाती है। इसी वाष्प का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास 1900 यानी 1890 में बायजे शहर इडाहो यूएसए में हुआ था दोस्तों। इडाहो यूएसए में हुआ था, जहां आसपास के भवनों को ताप देने के लिए गर्म जल के पाइपों का नेटवर्क बनाया गया था। यह संयंत्र वर्तमान समय में भी कार्य कर रहा है। समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम जैव भार ऊर्जा, जिसको बायोमास ऊर्जा कहते हैं। यह बहुत दोस्तों जबरदस्त है, इसको याद रखना है। जैव भार ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। जैव भार ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह पौधों एवं जंतुओं के कार्बनिक अपशिष्ट जैसे गन्ने की खोई, चावल की भूसी, पपुआ आदि से उत्पन्न किया जाता है। समझ में आ गया। गन्ने की खोई, चावल की भूसी और पपुआ आदि से उत्पन्न किया जाती है। इसके प्रमुख स्रोत टिम्बर उद्योग, कृषि एवं घरेलू अपशिष्ट, नगरपालिका एवं औद्योगिक अपशिष्ट हैं दोस्तों, बायोमास के, है ना। जैव भार सदैव एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत रहा है। देश में प्रयोग किए जाने वाली प्राथमिक ऊर्जा का ही 32% जैव भार से प्राप्त किया जाता है तथा लगभग 70% जनसंख्या अपनी ऊर्जा आवश्यकता के लिए इस पर निर्भर रहती है दोस्तों, है ना। तो जैव भार की संभावना एक ऊर्जा में इसकी भूमिका को पहचानते हुए नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जैव भार ऊर्जा को कुशल तकनीकों तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रयोग को प्रोत्साहित व संदर्भित देने हेतु अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं दोस्तों। तो बस इतना ही याद रखना है, पता रहना चाहिए बायोमास एनर्जी क्या है, उसको कैसे बनाया जा रहा है। हमने बताया कैसे बनती है और कैसे बनती है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए शैवाल एनर्जी, जिसे एल्गी एनर्जी कहते हैं दोस्तों। तो शैवाल के आपने बारे में तो पढ़ा होगा। शैवाल जिसमें क्लोरोफिल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लगातार बढ़ रही ऊर्जा आवश्यकताओं एवं पर्यावरण प्रदूषण के माध्यम मानव जैव ईंधन एवं बायोगैस जैसे नवकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर विचार करने पर बाध्य हुआ है। इस कार्यक्रम में समुद्री शैवाल की पहचान स्थायी जैविक ईंधन के रूप में की गई है। जो समुद्री शैवाल होते थे उसकी स्थायी जैविक ईंधन के रूप में की गई है। समुद्री शैवाल में सेलुलोज की कमी और जैव तेल की अधिकता होती है। सेलुलोज की कमी और जैव तेल की अधिकता होती है। इस जैव तेल को विभिन्न तापीय उपचार एवं किरण के माध्यम से जैव ईंधन में परिवर्तन किया जाता है। किरण के माध्यम से जैव ईंधन में परिवर्तन किया जाता है दोस्तों। तो शैवाल से भी ऊर्जा बनाई जा रही है, समझ में आया। अब बात करेंगे हम बायोगैस की। तो बायोगैस को आप जानते होंगे, बायोगैस एक जैव ईंधन जो जैविक अपशिष्ट के अपघटन से उत्पन्न होता है। जब खाद्य पदार्थ, पशुओं द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट एवं सूखे पत्ते, अन्य जैविक अपशिष्ट
ऑक्सीजन रहित वातावरण में अपघटित होते हैं। जहां ऑक्सीजन नहीं रहती, ऑक्सीजन रहित वातावरण में अपघटित होते हैं तो उसे मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड सहित अनेक गैसों का मिश्रण उत्सर्जित होता है, जिसे ही बायोगैस कहा जाता है। गांव में लगा रहता है, आपने देखे होंगे, बायोगैस कहा जाता है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा 50 से 75% मात्रा तक कारण यह अत्यधिक जलनशील होती है, इसलिए बायोगैस को ईंधन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। बायोगैस उत्पादन एक स्वच्छ और भिन्न कार्बनिक तकनीक है जो जैविक अपशिष्टों को स्वच्छ व नवीकरणीय जैव ईंधन तथा जैव उर्वरक के परिवर्तन कर देती है। इस प्रकार इसमें सतत आजीविकी केंद्र के विकास तथा स्थानीय वैश्विक प्रदूषण के समाधान की संभावना विद्यमान है दोस्तों। तो जैव भार यानी बायोगैस, उससे भी ऊर्जा बनाई जा रही है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला है ईंधन सेल। तो ईंधन सेल हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन स्रोत एक ऑक्सीकरण का संयोजन होता है। यह एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत यानी रासायनिक ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। इस प्रक्रिया के दौरान ईंधन के दहन से बचा जा सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान ईंधन के दहन से बचा जा सकता है। वाहनों में ईंधन सेल का प्रयोग करने से बहुत कम मात्रा में प्रदूषण होता है। अगर वाहनों में भी हम ईंधन सेल का प्रयोग करें तो बहुत कम प्रदूषण होता है। हाइड्रोजन एवं फास्फोरस एसिड सामान्य प्रकार के ईंधन सेल है। इसके सफल प्रयोग के कारण अंतरिक्ष यानों में इसका प्रयोग भी किया जा रहा है। अब बात करेंगे अगला हाइड्रोजन ऊर्जा। तो हाइड्रोजन को जलने पर उत्पाद के रूप में पानी का उत्पादन होता है। फलस्वरूप इसमें न केवल कुशल ऊर्जा वाहक बल्कि एक स्वच्छ और पर्यावरण हितौषी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर हाइड्रोजन मिश्रण अवस्था में पाई जाती है, हाइड्रोजन में मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इसका उत्पादन यौगिक की अपगहन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 3 विधि जैसे कि तापीय विधि, विद्युत अपघटन विधि, प्रकाश अपघटन विधि का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन ऊर्जा का प्रयोग परिवहन, विद्युत उत्पादन के साथ साथ अंतरिक्ष यानों में भी किया जा सकता है। अंततः इसका उपयोग में देखते हुए भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है ना। हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 2003 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन किया दोस्तों। 2003 में भारत सरकार ने क्या किया, हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए 2003 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन किया। तो देखिए समझ में आया आपको। हमने इतने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को पढ़े, जिसमें हमने सौर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, धारा ऊर्जा, ये सब के बारे में पढ़े दोस्तों। इससे हमको ये पता चलता है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं, जो नए बने हैं, जो गैर परंपरागत है, जो पहले से चले हुए नहीं आ रहे हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, जिसको अनवीकरणीय संसाधन भी कह सकते हैं दोस्तों। तो गैर नवीकरणीय संसाधन, उसी को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, इसी को हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहेंगे दोस्तों। इसी को हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो देखिए परंपरागत यानी जो पहले से चलते आ रहा है। तो देखिए ऐसी ऊर्जा संसाधन जिसका भंडार पृथ्वी पर सीमित है तथा जिसका प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा पुनः स्थापित नहीं हो सकता, गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं दोस्तों। गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। सीमित मात्रा तथा अनियंत्रित उपयोग के कारण संसाधन धीरे धीरे समाप्त की ओर अग्रसर है। इनकी प्राकृतिक चक्रीय है, अर्थात इनका पुनर्भंडारण नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा इत्यादि। ये सब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा इत्यादि। तो देखिए गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन को बढ़ाने के उपयोग के कारण पर्यावरण क्षति देखने के लिए मिलती है, इसलिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत अधिक महत्वपूर्ण और प्रसंगत हो गए हैं। जैसे कोयले से विद्युत उत्पादन में पर्यावरण हानिकारक गैसों का सांद्रता करता है, जिसके मानव तथा अन्य जीव जंतु पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। अब हम यहाँ एक एक करके गैर यानी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी स्रोत हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं यहाँ पे और काम की चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे कोल की, जिसको हम कोयला कहते हैं। कोयला से तो आप परिचित हैं। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। गोंडवाना सेल समूह में कोयला पाया जाता है, कोयला निकलता है। कोयला बहु
ताय में पाए जाने वाला गैर नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। कोयले से विद्युत उत्पादन प्राप्त की जाती है जिसकी गुणवत्ता उसके उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। देखो कोयले भी 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कोयला जो है 4 प्रकार का होता है। सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम कोयला होता है एंथ्रेसाइड, जिसमें एंथ्रेसाइड में 80 से 95% तक कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। अगर आपको पूछेगा सर्वोच्च कोटि का कोयला कौन सा है, तो एंथ्रेसाइड। दूसरा होता है दोस्तों बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला जो है इसमें 55 से लेकर 80% कोयले की मात्रा होती है और भारत में सर्वाधिक यही वाला कोयला पाया जाता है जिसका नाम है बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। उसके बाद एक और कोयला होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला, देखो लिग्नाइट कोयले में 40 से 55% मात्रा पाई जाती है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। ये भूरा कलर दिखाई देता है हल्का सा, इसलिए इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। और एक होता है पीट। एक पीट नाम का कोयला होता है दोस्तों, पीट। इसमें 30 से कम कार्बन की मात्रा होती है। ये जलने के दौरान धुएं और राख का अधिक उत्पादन करता है, ये पीट। तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं। सर्वोच्च कोटि का कोयला पूछेगा तो एंथ्रेसाइड 80 से 95% मात्रा रहती है। फिर उसके बाद बिटुमिनस जिसमें 55 से 80, फिर लिग्नाइट, है ना, बता दिया मैंने। भारत में छोटा नागपुर का पठार कोयले की प्रचुरता वाला क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत रानीगंज, जो पश्चिम बंगाल में कोयले की खदान है रानीगंज, और पश्चिम बंगाल में एक झारिया नाम की कोयले की खदान है झारिया, और एक धनबाद जो झारखंड में धनबाद नाम की कोयले की खदान है, और बोकारो स्टील प्लांट आपने सुना होगा झारखंड में, ये आदि क्षेत्र आते हैं। तो ये खदानों के नाम है जहाँ से कोयला निकलता है। छोटा नागपुर का पठार कोयले की प्रचुरता वाला क्षेत्र है, याद रखना है। इसके अंतर्गत रानीगंज वाला ये सब कोयले की खदानें हैं दोस्तों। विश्व में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन चीन और भारत और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया द्वारा किया जाता है। तो विश्व में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन चीन कर रहा है, उसके बाद भारत कर रहा है, फिर अमेरिका, ये सब निकाल रहे हैं दोस्तों, है ना। अब बात करेंगे हम, कोयला समझ में आ गया, कोयले से क्वेश्चन आएगा तो बनाना है आपको, अब बन जाएगा। अगला बात करेंगे हम पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम जो होता है ये एक जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं दोस्तों, है ना। तो पेट्रोलियम हाइड्रोजन तथा कार्बन का यौगिक है। यह अवसादी सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है अवसादी सेल, पेट्रोलियम कौन सी चट्टान से निकलता है, तो अवसादी सेल की परतों के मध्य पाया जाता है। पेट्रोल को तटीय एवं अतटीय क्षेत्रों में निकाला जाता है, तत्पश्चात उसका परिष्करण किया जाता है। निकालने के बाद उसका परिष्करण किया जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे कि डीजल बनाए जाते हैं, मिट्टी का तेल जो कैरोसिन ऑयल है, डीजल, पेट्रोल, मोम, प्लास्टिक आदि बनाए जाते हैं। देखिए जो ज़्यादा प्योर वाला रहता है उससे क्या बनाते हैं, उससे पेट्रोल बन गया, फिर डीजल बन गया, मिट्टी का तेल बन गया। जो वेस्ट मटेरियल रहता है उससे प्लास्टिक बना रहे हैं, मोम बना रहे हैं, डामर बना रहे हैं, जिससे सड़कें बनाई जाती है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, इराक आदि विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र है दोस्तों। तो ये सब क्षेत्र है जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से निकलता है, सऊदी अरब, रूस, ईरान आदि विश्व में पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र है। तो पेट्रोलियम क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से निकलता है, तो अवसादी सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है। इतना याद रखें बस। आगे बात करेंगे प्राकृतिक गैस की। नेचुरल गैस, ये प्राकृतिक गैस हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। जो प्राकृतिक गैस होती है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, जिसमें मुख्यतः मीथेन गैस पाई जाती है। क्वेश्चन आ सकता है प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है। यह गैस प्राकृतिक रूप में पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है, जिसे परिष्करण के प्रक्रिया के पश्चात पेट्रोलियम से अलग किया जाता है। देखो यह गैस प्राकृतिक रूप से पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है, जिसमें परिष्करण प्रक्रिया के पश्चात पेट्रोलियम से अलग किया जाता है। उच्च ऊष्मीमान और प्रदूषण के कारण प्राकृतिक गैस एक उत्तम घरेलू ईंधन है दोस्तों, क्योंकि ये प्रदूषण नहीं करता। पाइपलाइन के माध्यम से लंबी दूरी तक इसका परिवहन भी किया जा सकता है ना। तो प्राकृतिक गैस समझ में आ गया, बहुत आसान है। प्राकृतिक गैस 2 प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो होता है सीएनजी बोलते हैं, जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है, जिसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस करके भरते हैं ना, इसलिए उसको कंप्रेस्ड बोलें। तो देखो इसको पढ़ लेते हैं। तो देखो सामान्य वायुदाब पर प्राकृतिक गैस के बराबर आयतन घेरती है। सामान्य वायुदाब पर प्राकृतिक गैस के बराबर आयतन घेरती है। इस आयतन के लाभ 1% अंक संपीड़ित करने सीएनजी का निर्माण किया जाता है।
इसका आयतन के लगभग 1% भाग तक संपीड़ित करके सीएनजी का निर्माण किया जाता है। सीएनजी सामान्य प्राकृतिक गैस की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल होती है, यानी पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। इसे कारों और ट्रेनों के इंजन में ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसे जहाँ जो जिस राज्य में ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है दोस्तों, जैसे दिल्ली में ज़्यादा प्रदूषण के कारण वहाँ पर देखना ऑटो के जो हिस्से हैं वो सब सीएनजी गैस वहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो सीएनजी का प्रयोग कारों में, ऑटो में, रेल ट्रेनों के इंजनों में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, जिसे एलएनजी बोलते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस को 160 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा करके यह द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। प्राकृतिक गैस को 160 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा करने पर यह द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। एलएनजी सामान्य प्राकृतिक गैस के आयतन की तुलना में 600 गुना कम आयतन घेरती है। 600 गुना कम आयतन घेरती है ये। पाइपलाइन परिवहन की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण विशिष्ट टैंकों में प्राकृतिक गैस का द्रवीकृत रूप में परिवर्तन सरल और सुरक्षित होता है दोस्तों। पाइपलाइन परिवहन की सुविधा उपलब्ध न होने की वजह से इसको विशिष्ट टैंकों में प्राकृतिक गैस का द्रवीकृत रूप से परिवहन सरल सुरक्षित रहता है। तो इसको पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इसको टैंक में ही रखते हैं। तो समझ में आ गया। प्राकृतिक गैस दो प्रकार की थी, एक सीएनजी और एलएनजी। तो दोनों के बारे में हमने पढ़े। अब देखो अगला है सेल गैस। नाम से पता चल रहा है सेल का मतलब चट्टान, यानी चट्टानों के बीच मिलेगी ये। तो सेल गैस प्राकृतिक गैस के गैर परंपरागत ऊर्जा यानी स्रोतों में से एक है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में से एक है। यह चट्टान के मध्य फंसी हुई रहती है। यह चट्टान के मध्य फंसी हुई रहती है। प्राकृतिक गैस की तरह सेल गैस छिद्रमय चट्टानों से होते हुए ऊपर नहीं आती, बल्कि यह एक विशेष स्थान पर फंसी रहती है। तो जो चट्टानों के मध्य फंसी रहती है, ये ऊपर नहीं आती। सेल गैस के दोहन के लिए क्षैतिज ड्रिलिंग और हाइड्रोलिक विघटन तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसके दोहन में मुख्य चुनौती भूमिगत जल के प्रदूषण होने की है। भारत में सेल गैस कैम्बो बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन और दामोदर बेसिन और गोंडवाना आदि क्षेत्रों में पाया जाता है दोस्तों। तो इस क्षेत्र में मिली है देखने को, जहाँ से कुछ जगह से निकाले भी जाते हैं। तो विश्व में इसके प्रमुख उत्पादन देश है अमेरिका, कनाडा और चीन। अमेरिका, कनाडा और चीन ये लोग निकाल रहे हैं, सबसे ज़्यादा उत्पादक कर रहे हैं सेल गैस का। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट कोल बेड मीथेन। इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कोल बेड मीथेन प्राकृतिक गैस का ही एक परंपरागत रूप है। किसका? प्राकृतिक गैस का ही एक परंपरागत रूप है, जो कोयला निर्माण प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। जहाँ पे कोयला निर्माण होता है ना, वहीं पे प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। जमीन के अंदर कोयला निर्माण प्रक्रिया के दौरान ही उत्पन्न होता है। कोयला संतरों में संचित रहता है तथा कोयला खनिज प्रक्रिया के दौरान विमुक्त होता है। इसका निष्करण सेल गैस के समान ही होता है। अमेरिका, कनाडा कोल बेड मीथेन के प्रमुख अग्रणी देश है। भारत में झारखंड, गुजरात, राजस्थान यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो क्वेश्चन का भी पूछा कोल बेड किधर, तो झारखंड में, गुजरात और राजस्थान में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब बात करेंगे ताप विद्युत, जिसको थर्मल पावर स्टेशन के माध्यम से बनाया जाता है। देखो ताप विद्युत का उत्पादन कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के उपयोग से किया जाता है दोस्तों। ताप विद्युत गृह अनवीकरणीय जीवाश्म ईंधन का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, यानी विद्युत उत्पादन किया जाता है। कुल उत्पादित बिजली का 69.70% भाग ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पादन किया जाता है। ताप विद्युत को प्रोत्साहन देने के लिए 1975 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना दिल्ली में की गई थी। जो ताप विद्युत को प्रोत्साहन देने के लिए 1975 में ताप विद्युत निगम की स्थापना दिल्ली में की गई थी, जिसके पश्चात ताप उत्पादन तीव्र गति से बढ़ा। ताप विद्युत उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। याद रखना, महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। जो ताप विद्युत उत्पादन है उसमें महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल का स्थान है। यानी दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत से बिजली बना रहा है उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, फिर पश्चिम बंगाल। अब बात करेंगे हम नाभिकीय ऊर्जा की, जिसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक रूप से प्राप्त रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणु के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त किए
पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये कभी पूछा जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो किस प्रकार बनाए जा रहे हैं, तो उसमें विखंडन की प्रक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से गुजरते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। परमाणु ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त किया जाता है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में अधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है और उसका उपयोग विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण परमाणु खनिज एक यूरेनियम है और एक थोरियम। ये दो से बनाए जाते हैं परमाणु खनिज, एक है यूरेनियम और थोरियम। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल भंडार है। कभी पूछा भारत में यूरेनियम कहाँ निकलता है, तो राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल भंडार है। भारत में यूरेनियम अल्प मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यूरेनियम के आयात पर निर्भर रहता है। आयात पर निर्भर रहता है यानी दूसरे देशों से लाने के लिए निर्भर रहता है, क्योंकि हमारे पास यूरेनियम थोड़ा सा कम है, अल्प मात्रा में उपलब्ध है। यूरेनियम के निक्षेप धारावाड़ सेल में पाए जाते हैं। भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क सिंह भूमि तांबा पट्टी के साथ अनेक स्थान पर मिलता है। सिंह भूमि तांबा पट्टी के साथ अनेक स्थान पर मिलता है, अनेक स्थान पर मिलता है, इसके अनेक स्थान पर मिलता है। यह राजस्थान के उदयपुर, औलब, झुंझुन की खदान, महाराष्ट्र के भंडारा जिले में, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी पाया जाता है। विश्व में सबसे समृद्ध मोनाजाइट निष्पेक्ष केरल के पलक्कड़ तथा कोलम जिलों, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और उड़ीसा में महानदी डेल्टा में पाया जाता है। वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ है। तमिलनाडु में कलपक्कम, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जो भारत और रूस के सहयोग से बनाया गया था। तमिलनाडु में कलपक्कम नाम का, कलपक्कम और कुंडनकुलम, ये दो परमाणु ऊर्जा केंद्र है दोस्तों। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो तमिलनाडु में कलपक्कम और कुंडलकुलम, महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। तारापुर में दो, महाराष्ट्र में दो है, एक तारापुर और एक है जैतापुर। तारापुर और जैतापुर ये दोनों महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में है कलपक्कम व कुंडनकुलम। ये तारापुर इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में जो तारापुर है दोस्तों, ये भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र था। 1969 में हुई थी इसकी स्थापना अमेरिका के सहयोग से। तो भारत का पहला पूछा कभी, तो भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र था तारापुर वाला। गुजरात में है काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। राजस्थान के कोटा के निकट रावत भाटा नाम का केंद्र है परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो इंपॉर्टेंट है ये भी। राजस्थान में कोटा के निकट रावत भाटा, है ना, ये उत्तर प्रदेश में नरोरा इंपॉर्टेंट है, तथा कर्नाटक में कैगा भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के प्रमुख केंद्र है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के प्रमुख केंद्र है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन एक टॉपिक तो है जिसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में। तो यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, जिसमें हम परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत डिस्कस किए। आपको पूरा पता होना कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से, क्योंकि MCQ के रूप में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों इस बार। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, अब कुछ वीडियो लंबे होते हैं, कुछ वीडियो छोटे होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्ते।